Myself Orko, I am a second year MBBS student and welcome back to Bigyan Mark. अगर आप आसाम नीट काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हर साल बहुत सारे स्टूडेंट अपनी ड्रीम्स एमबीबीएस और बीडीएस का सीट लूज कर देते हैं। इस वीडियो में मैं आसाम नीट काउंसलिंग का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग प्रोसेस, डोमिसाइल रूल्स, एनेक्सर 1 A1 A2 और बाकी सारे एनेक्सर का सिंपल एक्सप्लेनेशन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और सबसे कॉमन मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। मैं इस वीडियो को ऑफिशियल काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स और नोटिफिकेशन के बेसिस पर प्रिपेयर किया है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हो काउंसलिंग के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इससे हमको ऐसे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट आसाम नीट काउंसलिंग गाइड। तो इस वीडियो में हम ईच एंड एवरी डिटेल कवर करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाले हैं। एमबीबीएस और बीडीएस का सीट अलॉटमेंट कैसे होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टे वैकेंसी राउंड तक कैसे आपको काउंसलिंग को अटेम्प्ट करना है, डोमिसाइल रूल्स क्या है, एनेक्सर 1 2 3 4 9, इन सब में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चॉइस लॉकिंग रूल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट आर दोस मिस्टेक्स जो हमको अवॉइड करने चाहिए काउंसलिंग के दौरान, जिससे हम अपना जो वैल्यूएबल सीट है वो लूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं वेबसाइट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन dmeasam.government.in। यहाँ पर आपको जो काउंसलिंग है उसका पोर्टल दिख जाएगा, यहीं पे आपको अप्लाई करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस एक ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले आपको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि फिजिकली आपको एक वेन्यू दे दिया जाएगा, वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट फिजिकली वेरीफाई करना है, ठीक है। एट डेजिग्नेटेड सेंटर डॉक्यूमेंट्स नीडेड, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे लगेगा। तो यहाँ पे मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा वो बता देता हूँ। लास्ट में मैं टोटल काउंसलिंग प्रोसेस में कितना डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ बता दूंगा। तो लास्ट तक बने रहना ताकि आप कोई भी गलती ना करें। सो सबसे पहले आ गया आपका नीट एडमिट कार्ड, नीट रैंक कार्ड, 10th and 12th बोथ मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, पासपोर्ट, वोटर चलेगा इसमें। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो आप उसको तो ले जाना पड़ेगा आपको उसको। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। और एक बात, आपको बहुत सारे सर्टिफिकेट के ओरिजिनल कॉपी आपका जब एडमिशन होगा तो जमा करना पड़ेगा। तो उससे पहले आप एक काम करना, सारे ओरिजिनल कॉपीज का एक कलर जेरोक्स निकाल लेना, हो सके तो उनको लेमिनेट करवा लेना, और बहुत सारे नॉर्मल जेरोक्स कॉपीज बना के रख लेना, ताकि फ्यूचर में आपको अगर जरूरत पड़े उनकी तो आपको दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात, सारे ओरिजिनल्स आपको साथ में ले जाने हैं, ठीक है। तो फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हो गया आपका, आप वेरीफाइड स्टूडेंट हो गया। आप आपका जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने वेरीफाई किया उनका एक लिस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद वहां पे आपका नाम होगा, तो इसका मतलब आप वेरीफाइड हैं, ठीक है। तो उसके बाद आएगा चॉइस फिलिंग। आपको पोर्टल पे चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देंगे, सारे कॉलेजेस वहां पे होंगे, उसको आपको बेस्ट से आपका बेस्ट चॉइस वहां पे आपको फिलअप करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग के बाद आता है सीट लॉकिंग। सीट लॉकिंग पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो भी मैं नीचे डिस्कस करूंगा। तो उसके बाद आता है सीट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मिलने के बाद आपके नाम पे कॉलेज आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपको उस कॉलेज पे जाके रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। फिर आता है अपग्रेडेशन। अगर आपको अपडेट करना है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, कॉलेज में ही वो मिलता है। वहाँ पे भर के आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है, तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं करना तो आपको कोई फॉर्म नहीं भरना, आपका वो सीट लॉक हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब डिटेल में डिस्कस करते हैं, पूरा प्रोसेस डिटेल में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ विजिट करना है, dme.assam.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए
विजिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिक द रजिस्ट्रेशन लिंक, ठीक है। फिल इन कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, नेशनलिटी, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब आपको फिल करना है जो नॉर्मल डिटेल्स होते हैं आपके। वह उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन रिव्यू करना है फॉर एक्यूरेसी, एंड देन आपको सबमिट कर देना है फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? फोटोग्राफ, रिसेंट कलर फोटो, ठीक है। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आप इसका साइज देख सकते हैं, इस साइज में आपको अपलोड करना है, तो पहले से इस साइज में बना के रख लीजिएगा। सिग्नेचर ऑन व्हाइट पेपर विथ ब्लू ब्लैक इंक, इसका भी साइज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा है। इतने डिटेल में आपको कहीं पे नहीं बताया होगा, आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। तो अदर सर्टिफिकेट जो लगेगा, सिंगल पीडीएफ फाइल नॉट एक्सेडिंग 500 केबी, ठीक है। तो अदर सर्टिफिकेट इसके अंदर होना चाहिए, ये पहले से बना के रख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, तो बाद में आपको इन सब में टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैंडेटरी अपलोड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, नेटिविटी प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, एसएसएलसी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट शोइंग प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। सो इनमें से कोई भी एक आप अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, मैंडेटरी अपलोड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ तो अपलोड करना ही है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है प्रीव्यू, प्रीव्यू अपलोड इमेजेस, आपको फिर प्रीव्यू करना है वो सब अपलोड इमेजेस, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने के मन है तो। देन आते हैं डिक्लेरेशन एंड फाइनल सबमिशन। Review all field information carefully. Select the declaration checkbox if all details are correct. Click the final submit button and an application registration number will be generated. ये नंबर आपको अच्छे से अपने पास रख लेना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा, ठीक है। You will receive an email and SMS also with the application number and password also, ठीक है। ये सब चीजें आपको अपने पास संभाल के रख लेना है, ठीक है, याद करके। तो नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन फी पेमेंट। क्लिक द प्रोवाइडेड लिंक फॉर फी पेमेंट एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। अगर आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ठीक है। 1000 के करीब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद क्या करना है, जो पेमेंट स्लिप जनरेट होगा, एक पेमेंट स्लिप जनरेट होगा, ठीक है, उसको संभाल के रख लेना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैंक पेमेंट कैटेगरी, चार्जेस आर द एप्लीकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बैंक अगर कोई चार्ज करता है कुछ एक्स्ट्रा मनी तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन रिक्वायर पड़ेगा आपको स्पेशल कोटा स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, लाइक फ्रीडम फाइटर्स, एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंस विक्टिम्स, एक्स सर्विसमैन एंड स्पोर्ट कोटा, इनके लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरत पड़ेगा। एक्शन रिक्वायर्ड मस्ट अपीयर फिजिकली फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डीएमई ऑफिस गुवाहाटी प्रायर टू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इन कोटा के अंदर आते हैं उनके लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द डेजिग्नेटेड सेंटर, जो डेजिग्नेटेड सेंटर आपको दिया जाएगा वहीं पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है आफ्टर रिसीविंग नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मिलने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है चॉइस फिलिंग। एक बार आप वेरीफाइड कैंडिडेट हो गए तो आपको चॉइस फिलिंग करने दिया जाएगा राउंड 1 के शुरुआत में, ठीक है। तो आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू विल रिसीव ए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग पोर्टल पे जाके आपको वो लॉगिन आईडी दे के आपको लॉगिन करना है। फिर आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो प्रायोरिटी चॉइस के हिसाब से आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है केयरफुली, ठीक है, डेडलाइन से पहले। फिर आपको करना है सीट लॉक। सीट लॉक करना बहुत ही चॉइस लॉक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप चॉइस कुछ भी करके उसको छोड़ देंगे तो एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक आपका प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना है और उसको उसी टाइम पे लॉक कर देना है, ठीक है। वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है। तो उसको डेडलाइन से पहले लॉक कर देना है। अगर आपको चॉइस फिलिंग में हमारी मदद चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में हमारी मदद चाहिए, या काउंसलिंग के कोई भी डाउट हो तो हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दिया है, पिन कमेंट में भी पिन किया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो वहां से आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए हमेशा तैयार है।
तो नेक्स्ट आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो इसके बाद आपका आएगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन योर चॉइसेस और नीट रैंक। चेक द रिजल्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट यूजिंग योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट ऑन पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड। आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है, उस पार्टिकुलर कॉलेज में जाके आपको एडमिशन ले लेना है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आपको आपका फी जमा कर देना है। अगर आप वो सीट एक्सेप्ट नहीं करते तो वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा, तब आपको सीट मिलेगा तो मिलेगा, अगर नहीं मिला तो आपको कोई सीट नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं किया तो वो सीट कैंसिल हो जाएगा, या आपने जाके वहां पे रिपोर्टिंग नहीं किया तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको सेकंड राउंड में बैठना पड़ेगा। अगर सेकंड राउंड में आपको सीट नहीं मिला तो फर्स्ट राउंड का सीट भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात याद रखिए। और अगर आपको अपग्रेडेशन में देना है, आपको अगर आपको अपग्रेडेशन में देना है तो भी आपको रिस्पेक्टेड कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना पड़ेगा। एडमिशन लेने के बाद वहां पे एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप ग्रेजुएशन में दे सकते हैं, फर्दर राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई नया कॉलेज आ गया, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पुराने कॉलेज से लेके आने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फिर आपको नए कॉलेज में जाके दाखिला लेना है। तो इस बीच आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा, तो आपको जल्दी जल्दी ये काम कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ आता है रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज, मैंने अभी बता दिया, ठीक है। तो आपको अपडेट का भी बता दिया कि कैसे क्या अपडेट करना है, ठीक है, तो ये भी बता दिया मैंने। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी है जो आपको अभी से तैयार रखने चाहिए, ठीक है। नीट एडमिट कार्ड आपके पास तो होगा ही, वो तैयार रखिए। इनके बहुत सारे कलर जेरोक्स और जो ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स है ये करवा के रख लीजिए, ये काम आने वाले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपको, ठीक है। बहुत सारे जेरोक्स रखने वाले हैं तो एक साथ करवा लीजिए, ठीक है। एक एक का 5-10 कॉपी तो करवा ही लीजिए, हर जगह पे नीट रैंक कार्ड, नीट एडमिट कार्ड आपको लगने ही वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं 10th एंड 12th मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। पास सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रख लीजिए साथ में, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार, पासपोर्ट या वोटर आईडी। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कास्ट या कैटेगरी में पढ़ते हैं यूआर को छोड़ के, तो आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आप यूआर कैटेगरी में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको, ठीक है। पासपोर्ट साइज सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाए तो आप आसाम के जो स्टेट काउंसलिंग है उसमें नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा, HSLC एडमिट कार्ड लगेगा, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन ये भी लगेगा, गार्जियन का साइन भी लगता है वहाँ पे। परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ आसाम सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब आते हैं एनेक्सर 1, 2, 3, 4, 9, ये सब जो डाउट होते हैं बच्चों में वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं एनेक्सर 1 पे, जिसको भी काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट है, वो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या मेरे साथ 1 to 1 बात करना चाहते हैं, या काउंसलिंग में हमारी हेल्प चाहते हैं, तो हमारी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन, पिन कमेंट में लिंक दिया है, वहां पे गूगल फॉर्म फिलअप करेंगे तो डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हैं, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आंसर 1। एज पर द एडमिशन रूल फॉर MBBS BDS course, this certificate is to be issued only to one that is in the name of the candidate or his or father, mother, whoever is residing in Assam continuously for a minimum period of 20 years। तो जिसके भी पेरेंट, मदर या फादर 20 ईयर से ज्यादा आसाम में रह रहे हैं, उनके लिए ये एनेक्सर 1 है, ठीक है। सो ये किसके नाम पे होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के नाम पे ये इशू होगा, ठीक है। तो जिनके भी फादर या मदर 20 ईयर से ज्यादा आसाम के रेसिडेंट है, तो उनके लिए ये एनेक्सर 1 है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनेक्सर 2। Certificate of study in the Assam by the candidate in separate certificate in this format shall have to be submitted if studied at more than one school. Please do photocopies of this format according before filling it up। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर आप आसाम में 2 से ज्यादा स्कूल में पढ़े तो आपको सारे स्कूल से एक एक एनेक्सर 2 के जो 2 का जो फॉर्म है वो उन सारे स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा के लाना है। अगर आप मान लीजिए 5 से 10 तक एक स्कूल में पढ़े हो और 10 से 12 तक एक स्कूल में पढ़े हो, तो आपको इसके दो फोटो कॉपी निकलवाना है, और एक 5 से 10 वाले स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवाना है, और एक आपको साइन करवाना है जो
जो 10 से 12 वाले स्कूल है उसका प्रिंसिपल से आपको ये साइन करवा के लाना है। तो 2 कॉपी आपको करवाना है अगर 2 स्कूल से करे। तो ये हो गया एनेक्सर 2। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम क्लियर कर देंगे। तो एनेक्सर 3, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी और एम ओबीसी कैटेगरी। तो जो भी ओबीसी और एम ओबीसी में पढ़ते हैं उनके लिए एनेक्सर 3 है, सिंपल। एनेक्सर 5 किनके लिए है? सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटीपी और एसटीएच, एसटी प्लेन और एसटी हिल में जो कैटेगरी आते हैं उनके अंडर आता है एनेक्सर 5। एनेक्सर 9 किसके लिए है? सर्टिफिकेट ऑफ सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर ऑफ पर्सन killed in extremist violence of Assam, strike of which is not applicable। तो extremist violence of Assam में जिनके कोई भी फैमिली मेंबर लाइक सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी किसी का भी डेथ हुआ हो उनके लिए एनेक्सर 9 एप्लीकेबल है। तो आई होप आपका अभी ये क्लियर हो गया होगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप आसाम से हो और नीट काउंसलिंग के बाद वेस्ट बंगाल में एक अच्छा प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज कंसीडर कर रहे हो, लेकिन कॉन्फ्यूजन है कि कौन सा कॉलेज जेन्युइनली वर्थ है, किस कॉलेज का बजट मैनेजेबल है और किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए, तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी टीम आपसे 1-to-1 कनेक्ट करेगी और आपके नीट स्कोर, कैटेगरी, बजट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन डिस्कस करेगी। हमारा फोकस सिर्फ एडमिशन करवाना नहीं है, बल्कि आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करना है। कॉलेज सिलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग और एडमिशन प्रोसेस तक हम हर स्टेप पर आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सपर्ट गाइडेंस से आप बेटर डिसीजन ले पाओगे तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से रजिस्टर करके हमसे बात कर सकते हो। आई होप इस वीडियो के बाद आसाम नीट काउंसलिंग को लेकर आपका ऑलमोस्ट हर डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नीट स्कोर, कैटेगरी और डोमिसाइल मेंशन करके जरूर बताना। मैं जितना पॉसिबल होगा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और ऐसे ही ऑथेंटिक नीट काउंसलिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे काम, स्टे फोकस्ड, बिकॉज सही काउंसलिंग ही आपको आपकी ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा सकती है। सो थैंक यू गाइस, टिल देन, बाय बाय।